हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जो 7 यूनिट का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे पहले मैं जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लीजिए आप। यस राजेश, गुड इवनिंग विद्यार्थी। तो 1 मिनट का वक्त है। अगर किसी भी विद्यार्थी को पिछला जो चैप्टर था जिसका नाम था भारतीय संविधान का निर्माण, उससे रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए उसके बारे में अगर कोई आपको डाउट है तो आप 1 मिनट में मेरे से पूछिए, फिर आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं अपन। यस राजेश एंड अदर स्टूडेंट, मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ विद्यार्थियों ने जो ज्वाइन कर रखा है। किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछे मेरे से। चलिए, किसी भी विद्यार्थी का कोई भी डाउट नहीं है तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। यूनिट का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है, उसका काम क्या था, उसकी वर्किंग प्रोसेस, तमाम चीजों को हम आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का मतलब क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा का मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए जो तमाम प्रक्रियाएं हुई थी, जो जितनी भी वर्किंग प्रोसेस थी और जो जितने भी लोग उसमें शामिल थे, उनसे बनकर मिली हुई जो असेंबली थी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। यस राजेश, आपका कमेंट है। सर कल क्लास बनता, हाँ विद्यार्थी, कल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए हम। तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आइए, तो संविधान सभा के बारे में ये हमारा बेसिक सा परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन की संविधान सभा आखिर क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपको समझने वाली कुछ स्टोरी टाइप में कुछ कहानी है नहीं, जो कुछ बिंदु है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है और वही फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको एक एक जो भी मैं आपको बिंदु बता रहा हूं उसको आप याद रखिएगा। तो देखिए, पहली बात अपन करते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किन किन प्रयासों से हुआ था, मतलब इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की। तो जो पहली इसकी प्रोसेस है वो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका पहला प्रयास किया गया था संविधान सभा को बनाने का। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें तमाम सदस्य है वो भारतीय होने चाहिए। तो पहला प्रयास ये उस दौरान 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रयास की कि दूसरा प्रयास कब किया गया। तो दूसरा प्रयास है वो 1928 वर्ष 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो जो नेहरू रिपोर्ट जिसका निर्माण है वो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो उसमें मेन पर्पस यही था कि देश के लिए एक संविधान का गठन करना है और संविधान का गठन करने के लिए निश्चित रूप से संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना जरूरी था। तो ये सेकंड प्रयास उस टाइम किया गया था, नेहरू रिपोर्ट के टाइम। अब बात करें तीसरी प्रयास की कि तीसरा प्रयास कब हुआ संविधान सभा बनाने के बारे में। तो तीसरा प्रयास है वो आपका क्रिप्स मिशन जब भारत लौटा था तो उस दौरान तीसरा प्रयास किया गया था। क्रिप्स मिशन जिसके बारे में हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था, जो कि 1942 में भारत आया था और जिसमें अंग्रेज सदस्य थे ज्यादातर। तो उस क्रिप्स मिशन के दौरान ये प्रावधान किया गया था, ये डिस्कस किया कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो ये तीसरा प्रयास उस दौरान किया गया था। अब बात करें अगले प्रयास की, तो
संविधान सभा बनाने का जो अगला प्रयास है वो 1946 के कैबिनेट मिशन के दौरान किया गया था, जब वर्ष 1946 में भारत में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया था, उस दौरान ये डिस्कस किया कि भारतीयों के लिए फाइनली अब एक संविधान का निर्माण करना चाहिए और संविधान बनाने के लिए निश्चित रूप से संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी ही चाहिए। तो ये फाइनल फिर डिसीजन है वो 1946 के कैबिनेट मिशन के दौरान आया और उसी टाइम पीरियड में ये आपका जो संविधान सभा है संविधान बनाने के लिए उसका गठन किया गया था, जिसमें तमाम बातें हैं वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए अपना पहला सिंपल सा अपना टॉपिक है कि जब कैबिनेट मिशन फाइनली डिसाइड किया कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के दौरान, तो उसमें यह भी डिस्कस किया गया था कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन किस टाइप से होगा, क्या डायरेक्ट इलेक्ट किए जाएंगे या फिर मनोनीत किए जाएंगे। तो उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि जो जितने भी मेंबर है उनमें से कुछ मेंबर है वो डायरेक्ट जो स्टेट असेंबलीज है राज्य विधानसभा थी उस टाइम पीरियड की वहां से इलेक्ट किए जाएंगे और कुछ मेंबर है वो देसी रियासतें जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पीरियड के वहां से जो वाइसराय थे उनके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो जो मेंबर्स थे उनके लिए ये दो प्रोविजन किए गए थे कि एक टाइप से तो मेंबर है वो जो स्टेट असेंबलीज थी वहां से इलेक्ट होंगे और दूसरे टाइप के जो मेंबर है वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पीरियड की वहां से वाइसराय के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो ये प्रावधान किया गया था अपने संविधान सभा को लेकर। तीसरी बात इसमें ये रखी गई थी कि अब इसमें जो सीटें हैं सीट से वो किस हिसाब से डिवाइड की जाएगी सदस्यों के लिए, तो उसमें ये प्रोविजंस किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक सीट है वो डिवाइड कर दी जाएगी। जैसे 10 लाख की जनसंख्या एक निश्चित एरिया में निवास कर रही है तो वहां के लिए एक सीट है उसका प्रोविजन किया गया कि वहां से एक मेंबर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होके आएगा। तो ये तमाम प्रोविजंस है वो अपने संविधान सभा में किए गए थे। आइए आगे की बात करते हैं अपन। देखिए अगला टॉपिक है अपना, ये नॉर्मल डिस्कशन हुआ था अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि किस प्रकार जो मेंबर है वो इलेक्ट हुए थे और कितनी जनसंख्या पे कितने मेंबर इलेक्ट हुए थे और कौन कौन से प्रयास है वो कब किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। अब दूसरा अपना टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा उस टाइम हुई थी और उस बैठक में जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वरिष्ठतम मेंबर थे, सबसे बड़े एज के मेंबर थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम पीरियड की जो संविधान सभा थी उसका। और उसके बाद में फिर जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया और जो एक और मेंबर थे H.C. मुखर्जी, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम पीरियड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये नॉर्मल डिस्कशन था मेंबर के बारे में, कौन प्रेसिडेंट था कौन वाइस प्रेसिडेंट था। आइए अगली बात करते हैं अपन उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो देखिए दिसंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए अपन संविधान सभा है वो बना रहे हैं, संविधान का गठन किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। यस राजेश, इस नंबर पर ओके राजेश, आई विल डिस्कस यू आफ्टर क्लास। सो इस आपका जो कंसर्न है उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, मैंने आपके मैसेज देख लिया ना। चलिए आगे की डिस्कस करते हैं अपन। अगली बात ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा बनाने के लिए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि
आखिरकार संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका निश्चित रूप से उद्देश्य था देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना, लेकिन संविधान बनाने का भी कुछ उद्देश्य था। तो उसमें जो जितने भी पर्पस थे उनको रखा गया इस उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। अब इसमें एक मेंबर थे BN राव, उनको इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर BN राव को। अब संवैधानिक सलाहकार का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो संविधान बनाने के लिए जो एडवाइस दे कि किस प्रकार से इसमें प्रोसेस होनी चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, मेंबर कहाँ से इलेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो संविधान बनाने के लिए जो जितने भी डायरेक्शंस थी, निर्देश थे, वो देने के लिए BN राव है, इनको अपॉइंट किया गया था इस संविधान सभा में। अब देखिए, जब ये संविधान सभा बन रही थी तो ये बातें 1946 की थी और उस टाइम पीरियड में देश का विभाजन नहीं हुआ था, देश डिवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। किंतु जब 1946 15 अगस्त 1947 में जब देश का विभाजन हो गया था, देश दो पार्ट में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। तो उसके कारण फिर ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा में जो तमाम डिस्कशन चल रहा था, मेंबर जितने भी इलेक्ट किए गए, उसमें फिर चेंजिंग देखने को मिला, क्योंकि जो मेंबर्स थे उनमें से कुछ मेंबर है वो पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ मेंबर इंडिया के थे। तो फिर इसमें जो मेंबर्स थे उनमें कमी देखने को मिली। पहले इसमें मेंबर थे वो 389 थे, 389 मेंबर थे, किंतु बाद में जब देश का डिवाइडेशन देखने को मिला भारत और पाकिस्तान का, तो उस टाइम पीरियड में फिर मेंबर्स की संख्या कम होके 299 सदस्य फिर इसमें लास्ट में देखने को मिले। तो ये बातें देश का विभाजन हुआ उस दौरान की हमें देखने को मिली। अब देखिए, ये सदस्य फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिले 299। इससे पहले जब देश का विभाजन नहीं हुआ तब इसमें टोटल 389 सदस्य थे और फिर ये 299 सदस्य फाइनली इसमें शामिल हुए और इन्होंने फिर मिलकर संविधान सभा का गठन किया और फिर अपना जो संविधान है वो फाइनली 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। किंतु फिर इसे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी वर्ष 1950 में संविधान को लागू किया गया था फाइनली। अब वर्ष 1950 26 जनवरी में इसको लागू क्यों किया गया था, इसके लिए एक रीजन था, क्योंकि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, किंतु इसको पूरे देश में लागू है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके लिए एक रीजन था जिसके बारे में मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, शायद आपको याद होगा, लेकिन एक बार मैं वापस बताना चाहूंगा कि इसका रीजन ये था कि जैसा कि हमने देखा जो लाहौर सेशन था उसमें एक बात कही गई थी कि देश में प्रथम इंडिपेंडेंस, पहला स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी वर्ष 1930 को मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की गई थी लाहौर सेशन में और इस 26 जनवरी को देश की स्वतंत्रता के लिए एक स्पेशल दिन माना गया था। इसी 26 जनवरी के कारण ही हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 जनवरी को लागू किया गया था, क्योंकि बन के तो ये तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, किंतु इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने का रीजन ये था। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। ओके, यस, ठीक है राजेश, आइए आगे डिस्कस करते हैं अपन। यहां तक की जो डिस्कशन है उसमें हमने समझा है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, मेंबर किस प्रकार से इलेक्ट हुए थे और कौन कौन से मेंबर है वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, कौन वाइस प्रेसिडेंट थे,
कौन संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया था। फिर हमने ये भी समझा है इसमें कि जब देश का डिवाइडेशन हो गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन देखने को मिला, तो फिर उसके कारण जो संविधान सभा में पहले ज्यादा सदस्य थे, फिर उनमें कमी देखने को मिली। फिर 299 फाइनली सदस्य देखने को मिले और इन तमाम सदस्यों ने मिलकर फिर संविधान का गठन किया। और संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को फाइनली बनके तैयार हो गया था। किंतु इसको कुछ रीजन की वजह से, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कि इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसमें एक और स्पेशल बात यह है कि जब देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसी टाइम पीरियड में कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पूरे देश में लागू कर दिए गए थे। जैसे इलेक्शंस, कि इलेक्शन कब होगा, कैसे करवाना, ये वाला प्रोविजन है वो 26 नवंबर 1914 को लागू कर दिया गया था। दूसरा प्रोविजन था टेम्परेरी पार्लियामेंट, अस्थायी संसद, कि जब तक फाइनल संसद में मेंबर इलेक्ट ना हो जाए, फाइनली संसद का डेवलपमेंट ना हो जाए, तब तक टेम्परेरी जो पार्लियामेंट है उसका प्रोविजन उसी टाइम पीरियड 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। तो ये जो 2-3 प्रोविजंस थे ये उसी टाइम पीरियड में लागू किए गए थे। बाकी सारे संविधान के जितने भी प्रोविजंस है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, डीपीएसपीज है, ये तमाम जो जितने भी संविधान में जो प्रोविजंस है उनको 1950 26 जनवरी से लागू किया गया था। आइए आगे की डिस्कस करते हैं अपन। अब इसमें एक और विशेष बात यह है कि एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे कि संविधान को बनाने में कितना तकरीबन वक्त लगा था। तो इसको बनाने में टाइम पीरियड आपके समथिंग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days का टाइम पीरियड इसमें लगा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब अगला अपना टॉपिक है संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा को बनाने के लिए जो तमाम कमिटीज बनाई गई थी, क्योंकि संविधान बनाना एक बहुत बड़ा काम था, तो उसके लिए अलग अलग कमिटीज बनानी पड़ी देश में। तो उन कमिटीज में कौन कौन से मेंबर्स थे और कौन कौन सी कमिटियां बनी थी, ये अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है, तो इसमें मिलान करने वाला प्रश्न बनता है यहाँ से। तो आप इनको एक तरफ कमिटीज का नाम दे दिया जाएगा आपको, और दूसरी तरफ जो मेंबर थे कमिटी के, जो मेन प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में दे दिया जाएगा। तो फिर आपसे इनसे मिलान करने के बारे में पूछा जाएगा। तो आप इनको याद रखेंगे, बार बार लिख के याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, अब अपन एक एक कमिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी कमिटी का काम क्या था और कौन सी कमिटी के मेंबर या फिर प्रेसिडेंट कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले है संघीय शक्ति समिति। ये संघीय शक्ति समिति, इसके जो मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक एक कमिटी है, उसको आपको अच्छे से याद करना है। दूसरी जो कमिटी थी वो थी मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित कमिटी। इसको अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये कमिटी थी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके अंडर में ये कमिटी काम कर रही थी, जिसमें ये प्रोविजंस थे कि जो देश के तमाम नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने होने चाहिए, कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, और जो देश में माइनॉरिटीज है उन लोगों के लिए, माइनॉरिटीज वर्ग के लोगों के लिए किस प्रकार के प्रोविजंस है वो संविधान में करने हैं। तो ये वाला जो मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो प्रोविजंस थे, उनसे संबंधित जो कमिटी थी उसको हेड है वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तमाम कार्य है वो इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। तीसरी कमेटी के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो तीसरी कमेटी थी संचालन समिति। अब इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संचालन समिति का मतलब है कि आपके जो संविधान सभा थी उसमें किस प्रकार से कौन सा काम कब होना है, किस व्यक्ति विशेष को कौन सा काम सौंपना है, उसका जो मेन लीडरशिप है उस कमेटी के बारे में ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इसकी लीडरशिप कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे अगर अपन बात करें कार्य संचालन समिति, तो इस कार्य संचालन समिति की जो मॉनिटरिंग है, जो अध्यक्षता है वो के.एम. मुंशी है वो कर रहे थे। कार्य संचालन मतलब कौन सी कमेटी को कौन सा कार्य देना है, कौन से मेंबर को कौन सा कार्य करना है, ये सारा डिसीजन है वो जिस कमेटी के अंडर में था उसका नाम था कार्य संचालन समिति, और इसकी अध्यक्षता है वो के.एम. मुंशी कर रहे थे। अगली जो कमेटी है उसका नाम है नियम समिति, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति का कार्य ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसमें कौन कौन से नियम, रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं, उन तमाम कार्यों को देखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे डिस्कस करते हैं अपन। अगली जो कमेटी थी उसका नाम था प्रारूप समिति। अब इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। प्रारूप समिति का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए उसका ड्राफ्ट तैयार करना, कि उसका ड्राफ्ट किस प्रकार का होगा, कौन कौन सी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंस होगी जिनको अपन प्रस्तावना में रखेंगे, कौन कौन सी चीजें उनको फंडामेंटल राइट्स में डालेंगे, कौन कौन सी चीजों को डीपीएसपी में डालेंगे, तमाम चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था प्रारूप समिति, और इसके जो मेन हेड थे, अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगली जो कमेटी थी उसका नाम था संघ समिति, और संघ समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो साम्यवादी दल है, इस संविधान सभा में जो साम्यवादी दल है, हिंदू महासभा है तथा समाजवादी दल है, उस टाइम पीरियड के जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थे, जो दल थे, उनमें ये तीन जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, डिस्कस किया है कि साम्यवादी दल, हिंदू महासभा दल तथा समाजवादी दल, इन तीनों पार्टीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था आपके इस संविधान सभा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान सभा बनाने के लिए कौन कौन सी जो महिलाएं थी उन्होंने नेतृत्व किया था, कौन कौन सी जो वुमेन्स थी वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसमें दो महिलाएं थी जिन्होंने विशेष तौर से इसमें पार्टिसिपेट किया था, एक थे हंसा मेहता और दूसरे थे राजकुमारी अमृत कौर। इन दोनों महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में। तो निश्चित रूप से इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको बनाने में आपके महिलाओं का भी रोल था उस टाइम पीरियड में, मतलब महिलाओं को भी आगे राजनीति में लाया गया था। और दूसरा ये था कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, अलग अलग जो तबके के लोग थे वो इसमें शामिल थे, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपके दलित समाज के लीडर थे उस टाइम पीरियड में, तो ये भी शामिल थे। तो इसमें सभी जो अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन तमाम वर्गों के सदस्य संविधान सभा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इन्हीं सब सदस्यों के मिलने के बावजूद फिर फाइनली संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ और फिर अपना संविधान बना। आइए अब अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम समझेंगे कि जो संविधान सभा है जो फाइनली 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गई थी, उसमें किस प्रकार से कार्य होते थे, वर्किंग प्रोसेस क्या थी, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। यस राजेश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दैट इज द रीजन, यही एक रीजन था, उसकी वजह से अपने संविधान को है वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका।
आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए थे संविधान सभा को बनाने के लिए, कौन कौन से काम है वो किसने किए, कौन कौन सी समितियां बनी, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया है। तो देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में जो कांग्रेस थी, जो कि उस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका सबसे ज्यादा मेन रोल था कांग्रेस का। कांग्रेस मेजोरिटी में थी संविधान सभा में, क्योंकि ज्यादातर सदस्य है वो कांग्रेस के ही थे संविधान सभा बनाने के टाइम पीरियड में। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तमाम कांग्रेस के सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इनका बहुमत था, मेजोरिटी में थे ये संविधान सभा के टाइम पीरियड में। यस विद्यार्थी, आपको कोई कंफ्यूजन? चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, आइए अगली अपन डिस्कस करते हैं कि संविधान के निर्माण में कांग्रेस के अलावा भी कुछ अन्य दलों के सदस्य थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस है वो मेजोरिटी में थी, किंतु जैसे भीमराव अंबेडकर है आपके, और केटी तेलंग है, केटी साय है, हृदयलाल कंजरू है, ये तमाम सदस्य है जो कि गैर कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो ये सदस्य भी संविधान सभा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो संविधान सभा है वो केवल कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर नहीं बनी थी, इसमें जो अलग पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो भी इसमें शामिल थे। अब देखिए, दूसरा अपन इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं, पहला हमने इसकी कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस में हमने ये देखा कि जो मेजोरिटी में जो उस टाइम पीरियड की पार्टी थी वो थी कांग्रेस, जिसमें ज्यादातर सदस्य है संविधान सभा को बनाने के टाइम पीरियड में कांग्रेस के थे, जिनमें हमने जो मेन लीडर्स है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, इन सदस्यों के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये समझते हैं कि उस टाइम पीरियड में इलेक्शन कैसे हुआ था संविधान सभा में जो सदस्य थे। तो इनका इलेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दो टाइप से हुआ था। पहला कि जो मेंबर्स थे उनको जो स्टेट असेंबलीज थी, जो राज्य विधानसभाएं थी, वहां से इलेक्ट किया गया। और दूसरा टाइप ये था कि जो देशी रियासतें थी उस टाइम पीरियड की, देशी रियासतें मतलब स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स, वहां के जो मेंबर्स थे उनको जो वायसराय थे उनके द्वारा मनोनीत किया गया था। तो ये दो प्रोसेस था उस टाइम संविधान सभा के सदस्यों को इलेक्ट करने का। तीसरा अगर अपन बिंदु डिस्कस करें तो तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इसकी वर्किंग प्रोसेस में कि संविधान सभा में जो जितना भी डिस्कशन हुआ था उसमें जो निर्णय लिए गए थे वो बहुमत के आधार पर लिए गए थे। उनमें समाज के जो अदर पार्टीज थी उन तमाम वर्गों के सदस्यों को शामिल किया गया और आम सहमति के आधार पर सारे डिसीजन लिए गए थे। बहुमत के आधार पर सारे डिसीजन इसीलिए नहीं लिए गए ताकि जो बहुमत वाली पार्टी थी, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उस पे संविधान सभा को बनाने में कांग्रेस हावी ना हो जाए, क्योंकि सारे डिसीजन अगर कांग्रेस ले लेगी तो फिर जो अदर पार्टीज के मेंबर है उनकी बात संविधान सभा में नहीं रखी जाएगी। इसीलिए जो सारे डिसीजंस है वो मेजोरिटी के आधार पर ना लेके सामान्य जनरल डिस्कशन के आधार पर लिए गए थे, जिसमें अदर पार्टीज का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। आइए तीसरी बात अपन करते हैं इसमें कि जो संविधान सभा में जो तमाम मेंबर थे और उन्होंने फाइनली फिर संविधान का गठन किया, तो जो भारतीय संविधान है वो देश की जो परिस्थितियां है, देश के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें प्रावधान प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान में अमेरिका में जैसे अध्यक्षतात्मक जो प्रणाली है वो प्रोविजन ना करके भारतीय संविधान में ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसका प्रोविजन किया गया है, क्योंकि ये प्रोविजन देश की परिस्थितियों के अनुकूल थे। तो मेन इसका निष्कर्ष यही है कि देश में जो जितने भी संविधान को बनाने के लिए संविधान में प्रोविजंस किए गए हैं वो देश की परिस्थितियों को देखते हुए किए गए हैं, ना कि केवल विदेशी संविधान से तमाम
जो जितने भी प्रोविजन है वो लिए गए हैं। अब देखिए इसमें जो संविधान सभा थी उसमें संविधान को बनाने के लिए केवल एक विचारधारा को वरीयता नहीं दी गई थी, तमाम जो जितनी भी विचारधारा थी, जैसे समाजवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा तथा गांधीवादी विचारधारा, इन तमाम विचारधाराओं के लोगों को शामिल किया गया और उनकी बातों को इसमें एक्सेप्ट किया गया और उनके प्रोविजन से उनको भी इसमें लागू किया गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो केवल एक वर्ग विशेष की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, इनमें तमाम समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उनकी जैसे उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, तमाम विचारधाराओं को शामिल करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो ये सारे जो जितने भी विचारधारा है उनका प्रभाव है वो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से संविधान में देखने को मिलता है। अब गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो गांधीवादी विचारधारा के भी बहुत सारे प्रोविजंस भारतीय संविधान में डाले गए हैं, जैसा कि पंचायती राज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो लाया गया था पंचायती राज, उसको लागू किया गया है। दूसरा विकेंद्रीकृत शासन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जिसमें सबसे पहले केंद्र सरकार कार्य करती है, फिर आपके राज्य सरकारें काम करती है, फिर आपके जो लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकारें वो कार्य करती। तो इस प्रकार तमाम सरकारों के बीच में जो पावर्स है उनका डिवाइडेशन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो गांधी जी की दो बातें, नंबर फर्स्ट पंचायती राज और नंबर सेकंड विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, इनको भी भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर अप्लाई किया गया है। तो ये हमने इसमें समझा है। आइए अब अगली बात अपन ये समझते हैं कि उस टाइम पीरियड में भारतीय संविधान सभा में जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर मेंबर है वो यूरोपियन शिक्षा से ज्यादा परिचित थे, जो यूरोप की जो एजुकेशन सिस्टम था उनसे इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उन्होंने विदेशों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी, विदेशों से वो पढ़े लिखे थे। तो इसीलिए भारतीय संविधान के ज्यादातर प्रोविजंस देखे, जैसे कि विधि का शासन, दूसरा जैसे कि आपके स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम एंड रिलीजियस फ्रीडम, इन तमाम प्रोविजंस जो कि यूरोपियन प्रोविजंस है, इनको इसीलिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्यादातर जो मेंबर थे वो यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी और वो यूरोपियन कंट्रीज में जो ये समानता, स्वतंत्रता, जो कानून का शासन, इन सभी चीजों से वो परिचित थे। तो उनको लगा कि हमें भी अपने देश के संविधान में इन चीजों को अप्लाई करना चाहिए ताकि एक अच्छा संविधान बनकर तैयार हो सके। इसीलिए भारतीय संविधान में इन यूरोपियन जो सिस्टम्स है, इन तमाम कार्य प्रणालियों को लागू किया गया है। अब देखिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। तो ये हमने दूसरे टॉपिक में समझने का प्रयास किया है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें हमने समझने का प्रयास किया कि संविधान सभा में किस प्रकार से कार्य किया गया था, संविधान सभा में कौन कौन सी विचारधाराओं के लोगों को शामिल किया गया, संविधान सभा में गांधीवादी विचारधारा के कौन कौन से जो प्रोविजंस है उनको लागू किया गया। संविधान सभा में ज्यादातर जो मेंबर है उन्होंने यूरोपियन जो एजुकेशन सिस्टम है उससे वो इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि ज्यादातर उनकी एजुकेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज में हुई थी और वहां के संविधान से वो प्रभावित थे। तो इसीलिए उन्होंने ये तमाम चीजें जैसे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, इन सारी चीजों को इसमें लागू करने का प्रयास किया है। तो ये हमने इस टॉपिक में समझने का प्रयास किया है संविधान की कार्यप्रणाली में। यस विद्यार्थी, आप क्या बोल रहे हैं? सर ऑफ लाइव क्लास चलता है क्या? ऑफलाइन
अच्छा देखिए राजेश, अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेज ही चलती है, ऑफलाइन क्लासेज अभी नहीं चल रही है, लेकिन हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में हम हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो एस्टेब्लिश करें। तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन ही है। बाकी आने वाले टाइम पीरियड में हम इस पे कार्य निश्चित रूप से करेंगे। आइए आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं संविधान सभा की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कि संविधान सभा का नेचर क्या था, इसकी प्रकृति कैसी थी। तो देखिए पहला यह है कि वही बात कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव है वो राज्य विधानसभाओं से किया गया था, और दूसरा जो देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट थी वहां से मनोनीत करके किया गया था। तो दो तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसमें कांग्रेस थी वो बहुमत में थी, मेजोरिटी में थे, फिर भी इसमें कांग्रेस के अलावा अन्य सदस्य जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, हृदयनाथ कुंजरू, जो कि कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे, इनको भी शामिल किया गया था। ये इसकी विशेष बात। तीसरी बात यह है कि इसमें जो मार्क्सवादी तथा साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं थे। मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोग, उनसे जो प्रभावित लोग थे वो, और साम्यवादी, साम्यवादी का मतलब है ये आपके जो विचारक है, जो सिद्धांत है, उसमें अलग से सारी चीजें डिटेल से दे रखी है। लेकिन अगर ब्रीफ में मैं बताना चाहूं तो साम्यवादी का मतलब है कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि समाज की जो सारी चीजें हैं उन पे समाज के सभी वर्गों के लोगों का अधिकार होना चाहिए, ना तो राज्य होना चाहिए, ना ही ये जो जातिगत व्यवस्था है ये होनी चाहिए। तो इस प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग हैं वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के लोग हैं वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। आइए अब बात करते हैं अपन अगली। तो ये हमने डिस्कस किया है आपके सेकंड चैप्टर 7 यूनिट का, जिसका नाम था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में हमने, ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था और इसमें ज्यादातर चीजें हैं वो याद करने वाली चीजें थी, समझने वाला ऐसा कुछ था नहीं। तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। इनमें जो भी हमने अभी डिस्कस किया है सभी स्टूडेंट है वो एक एक चीजों को अच्छे से याद रखें कि कौन सी महिलाएं थी, कितने मेंबर थे, कौन कौन सी पार्टीज के लोग शामिल थे, कौन कौन सी पार्टीज के लोग शामिल नहीं थे, कौन कौन सी विचारधाराओं के लोग शामिल थे, गांधीवादी विचारधाराओं के कौन से प्रोविजन संविधान में किए गए, संविधान है वो कब लागू किया, संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। तमाम चीजें जो हमने अभी डिस्कस की है इस चैप्टर में, इन चीजों को आप सभी स्टूडेंट है वो अच्छे से बार बार लिख के याद करें, क्योंकि ये सारी चीजें हैं वो याद करने वाली है, समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हुआ है, सेकंड चैप्टर। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है वो आपसे इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं अपन। देखिए इससे पहले, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस चैप्टर में जैसे कि हमने 3-4 टॉपिकों के बारे में समझा है। हमने ये समझा था इस चैप्टर में संविधान सभा वाले में कि कौन कौन से और कब प्रयास किए गए थे संविधान सभा को बनाने के लिए, जिसमें हमने 3-4 चीजें डिस्कस की थी कि वर्ष 1922 वर्ष 1922 में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रयास पहला, फिर 1928 नेहरू रिपोर्ट उसमें प्रयास किया गया, फिर जो क्रिप्स मिशन है
जो कि 1942 में भारत आया, उसमें प्रयास हुआ, और फाइनली फिर जो कैबिनेट मिशन है 1946 का, उसमें ये प्रोविजन किया गया था संविधान सभा बनाने का। तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कब बातें चली संविधान सभा बनाने की। फिर अगले टॉपिक में हमने ये समझा कि इसमें कौन कौन से दलों के लोग शामिल थे, इसकी प्रकृति क्या थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सारी चीजें हमने बिंदुवार डिस्कस किया। फिर इसमें हमने ये समझा कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या थी, संविधान सभा में किस प्रकार से कार्य हुआ था, कौन कौन से कार्यक्रम हुए, ये हमने समझा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके लिए जो कुछ कमिटीज है वो उनका गठन किया गया था, तो कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, ये हमने समझने का प्रयास किया। और फिर फाइनली हमने इससे रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बिंदु है उनके बारे में डिस्कस किया। इसकी प्रकृति में हमने समझा कि कौन कौन से दलों के लोग, कौन कौन से विचारधाराओं के लोग शामिल थे, कौन कौन सी विचारधाराओं के लोग शामिल नहीं थे। तमाम डिस्कशन हमने इस आपके सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, इसके बारे में किया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो मेरे से एक बार पूछो। आपके लिए 2 मिनट का वक्त है, आप जल्दी से पूछे, फिर आगे की अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, फिलहाल अच्छा है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया है। चलिए फिर अपन अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका जो तीसरा चैप्टर है 7 यूनिट का, उसके बारे में अपन अब समझते हैं। तो देखिए, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है आपके संविधान का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब हम डिस्कस करेंगे आपके 7 यूनिट के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संविधान का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग्स क्या है, इसका मतलब क्या है। तो संविधान का दर्शन का मतलब ये है कि इस वाले चैप्टर में अपन ये डिस्कस करेंगे कि संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, उनको डिटेल से समझेंगे। जैसे आपकी प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तमाम चीजों को अपन इस वाले चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आपके प्रस्तावना, प्रियम्बल के बारे में, कि आखिरकार जो संविधान में जो आपके प्रस्तावना है वो होती क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस किए गए, कौन कौन सी बातें हैं, वो अपन समझते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना का मतलब यह है विद्यार्थियों, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मूवी देखते हैं, तो मूवी रिलीज होने से पहले उसमें ट्रेलर आता है मूवी का, जिसमें 2-4 मिनट का आपको जो इम्पोर्टेंट सीन है वो आपको देखने को मिलते हैं। और वो ट्रेलर देखने के पश्चात आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि मूवी में कौन कौन सी चीजें हैं, किस टाइप की मूवी है। तो उसी प्रकार से जो ये प्रियम्बल है, जो आपकी प्रस्तावना है संविधान की, वो संविधान का ट्रेलर है, जिससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन कौन सी बातें रखी गई है। ये सारी चीजें अपन संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ करके, उसको समझ करके अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपके संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, प्रस्तावना के बारे में डिटेल से अपन समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले यह है कि ये जो आपकी प्रस्तावना है, जो संविधान का प्रियम्बल है, वो कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्रीज से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, वहां से अपने संविधान में इसको अडॉप्ट किया गया। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। नंबर सेकंड बात यह है प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और जो आपकी बंधुत्व, ये जो तीन वर्ड्स है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों वर्ड्स को प्रस्तावना में जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड था 1789 से 1795, उस टाइम पीरियड में ये तीनों वर्ड्स जिनका मैंने अभी डिस्कस किया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जिनको इंग्लिश में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहा जाता है, इन वर्ड्स को फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी प्रस्तावना के बारे में। तीसरी बात अपन समझते हैं। तीसरी बात है कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की है, भारतीय संविधान की कुंजी है, क्योंकि इस चाबी से पूरे संविधान के लॉक को खोला जा सकता है। इस एकमात्र चाबी से पूरे संविधान की डिटेल को समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसे तमाम प्रोविजंस है, ऐसी सारी बातें हैं वो इस प्रियम्बल में की गई है, जिसको पढ़ करके अपन संविधान के मेन पर्पज, मेन जो आइडियाज है उसके बारे में अपन अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए जो संविधान की प्रस्तावना है या फिर प्रियम्बल है, उसको भारतीय संविधान की चाबी, भारतीय संविधान की कहा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बात लिखी गई है कि हम भारत के लोग, जब आप सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिटेल से देखेंगे, निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने प्रस्तावना को पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड आता है हम भारत के लोग। तो इस वर्ड का मतलब ये है कि प्रस्तावना में ये वर्ड इसलिए मेंशन किया गया है कि उससे ये बताया गया है कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पावर का जो सोर्स है वो भारत के सामान्य नागरिक है, भारत के लोग है, ना कि कोई उच्च अधिकारी और ना ही कोई राजनेता। तो संविधान की जो पावर है वो ना तो किसी बड़े स्तर के अधिकारी से मिलती है, ना ही किसी राष्ट्रपति और ना ही किसी प्रधानमंत्री से मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान को पावर है वो देश के सामान्य नागरिकों से मिलती है। तो निश्चित रूप से हम सभी भारतीय नागरिकों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे से ही भारतीय संविधान को फाइनल जो पावर है वो मिलती है। अब अगर अगली बात अपन समझे प्रस्तावना के बारे में, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बातें की गई है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इन तीनों चीजों के बारे में बातें की गई है प्रस्तावना में। तो सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज के सभी वर्ग है उनको न्याय मिलना चाहिए, ना केवल सामान्य वर्ग बल्कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग, तमाम समाज के लोगों को है वो न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक रूप से देश के सभी नागरिक है उनको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कोई भी देश का नागरिक है वो कितने भी पैसे कमा सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय है वो अपना सकता है, किसी भी प्रकार का वर्क, बिजनेस कुछ भी कर सकता है। सभी देश के नागरिकों को ये अधिकार या फिर ये न्याय प्राप्त है। तीसरी बात है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब ये है कि देश के तमाम नागरिकों को राजनीति में आने का समान रूप से अवसर प्राप्त है। कोई भी देश का नागरिक है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई नागरिक है वो किसी विशेष वर्ग का हो, किसी विशेष जाति से संबंधित है, कोई अमीर हो, गरीब हो, सभी तमाम वर्गों के लोग हैं वो राजनीति में समान रूप से शामिल हो सकते हैं। तो ये सामाजिक राजनीतिक न्याय के रूप में शामिल किया गया है। तो उम्मीद है तीनों वर्ड्स आप अच्छे से समझे हैं। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगली बात है प्रस्तावना के बारे में
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन तमाम वर्ड्स को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। विचार का मतलब जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, जो 19 आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में ये सारी बातें विचार, अभिव्यक्ति उसके बारे में कही गई है कि देश का कोई भी नागरिक है वो किसी भी प्रकार की आवागमन कर सकता है, किसी भी प्रकार के शांतिपूर्वक आपस में विचार व्यक्त कर सकता है। ये तमाम बातें आपके संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में की गई है। तो ये वहां से ये सारी बातें आती है। दूसरा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और विचार, ये दोनों आर्टिकल 19 से निकलती है। तीसरी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपके संविधान के अनुच्छेद जो 26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वहां से ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ने को मिलती है। तो वहां पे डिटेल में इनका प्रोविजन किया गया है, जो कि हमें ब्रीफ रूप में, संक्षिप्त रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये देखने को मिलता है। तो इन चीजों को अपन ब्रीफ रूप में प्रस्तावना में देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि संविधान जो टोटली जो फुली कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिटेल से कौन कौन सी चीजें दी गई है। इनको अपन डिटेल से टॉपिक वाइज एक एक चीजों को ब्रीफ में आगे अपन समझने का प्रयास करेंगे। जो बात है वो आपके प्रेम्बल में अवसर की समानता के बारे में कही गई है। अवसर की समानता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है। देश का कोई भी नागरिक है वो किसी भी सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस है, उसमें सभी नागरिक है वो शामिल हो सकते हैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। कोई भी नागरिक है वो देश की सेवा है, जो गवर्नमेंट की जो प्रशासनिक जो योजनाएं है उनको अगर एलिजिबिलिटी है उनकी तो वो उसका लाभ ले सकता है। तो यह है अवसर की समानता कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अगली जो बात है आपके प्रस्तावना के बारे में वो है कि सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना का विकास करना, जो व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता को बढ़ावा दे। ये विशेष रूप से आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये वर्ड्स लिखे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो देश के सभी लोगों में भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड की जो भावना है उसको डेवलप करे, जिससे व्यक्ति विशेष की गरिमा और राष्ट्र की एकता का विकास हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके। ये बातें प्रस्तावना में की गई है। अब ये जो प्रस्तावना में तमाम जो बातें हमने समझी है, इन बातों को पूरा करने के लिए सरकार की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में भी कहा गया है, उसके बारे में भी प्रस्तावना में डिस्कस किया गया है कि सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, सरकार किस प्रकार की सरकार होगी, सरकार लोकतांत्रिक होगी या फिर राजतांत्रिक। तो ये सारी चीजें इस आपके प्रस्तावना में कहा गया है, जिसमें प्रस्तावना में ये तमाम वर्ड्स जैसे कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन शब्दों का जिक्र किया गया है। ये वर्ड्स आपको प्रीएम्बल में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जिनका मतलब ये है कि भारत संप्रभु है। संप्रभु का मतलब ये है कि जैसा कि पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, सारे डिसीजंस ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत के रिगार्डिंग लेती थी, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। सारी जो डिसीजन लेने की पावर्स है वो भारत की संविधान के पास है, भारतीय सरकार के पास है। तो ये संप्रभु का मतलब है कि सर्वोच्च जो सर्वे सर्वा है वो भारत की सरकार है, भारत की संसद है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपीज है, उनमें समाजवादी कुछ जो आपके प्रोविजंस किए गए हैं, जिनमें समाज के बारे में जैसे कि जो मातृत्व लाभ है, जो प्रेग्नेंट मदर को जो लीव्स है उनके बारे में प्रोविजंस किया गया है कि अगर कोई वर्किंग प्रेग्नेंट मदर्स है तो उनके लिए लीव्स का प्रावधान किया गया, उनके लिए छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण है, उसके बारे में सरकारी पोषण मिलना चाहिए, जैसा कि आपके आंगनवाड़ी इस कार्य करती है, तो उसके बारे में प्रोविजंस किया गया है। तीसरा ये प्रोविजंस किया गया है कि जैसा कि समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं
उनको उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, जैसा कि आपके मनरेगा है, मनरेगा के कारण ये रोजगार की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मनरेगा के आधार पर रोजगार मिलता रहता है। ये आप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से देखा होगा। अगला जो प्रोविजंस है वो ये है कि जो बुढ़ापे में रोजगार या फिर बुढ़ापे में आर्थिक सशक्तिकरण, जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से पेंशन स्कीम्स का प्रोविजन किया गया है। तो ये सारे प्रोविजन है वो यही से निकलते हैं, जिनके बारे में डिटेल से अपन देखेंगे। तो ये है समाजवादी प्रोविजंस। अगली एक वर्ड्स है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब ये है कि भारत की जो सरकार है उसका कोई विशेष धर्म से लेना देना नहीं है। समाज के सभी धार्मिक समुदायों के लोग हैं वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है उनको आयोजित कर सकते हैं। सरकार इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगी। सरकार का किसी भी जो धर्म विशेष है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यह है आपका पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। अगली बात है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब यह है कि देश की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। इसमें इलेक्शंस होंगे, इसमें इलेक्शंस के आधार पर जो तमाम जो राजनीतिक पद है उनको भरा जाएगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से। इसमें जैसा कि राजतांत्रिक प्रणाली में होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था और एक ही पीढ़ी के सभी लोग हैं वो शासन करते थे, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रोविजन किया गया है कि ऐसा अब संविधान में नहीं होगा। भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका प्रोविजन किया गया है। तमाम जो जितने भी पॉलिटिकल जो पोस्ट है उनके लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के आधार पर ही सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए अगली बात अपन करते हैं। अगली चीज है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 और जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, उन डेट का मेंशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जैसा कि 26 नवंबर 1949 ये भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतनी ही डिस्कशंस, ये जो हमने चर्चाएं की है उनसे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछे आप एक बार, ताकि मैं आपको बता सकूं। यस, चलिए एक बार अपन डिस्कस करते हैं, रिवीजन करते हैं जो हमने एक आज की क्लास में डिस्कशन किए हैं तमाम बिंदुओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमने आपका जो चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बारे में समझा। उसमें 5-6 टॉपिक थे, उनको देखा कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का कब कब प्रयास किया गया था। फिर हमने देखा कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन सी कमिटी सेटअप की गई थी और उनके कौन कौन अध्यक्ष बनाए गए, वो सारी चीजें देखी। फिर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की प्रकृति के बारे में देखा कि कौन कौन से राजनीतिक दलों के लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन से राजनीतिक दलों के लोग शामिल नहीं थे, महिलाएं भी शामिल थी, ये भी हमने समझा। कौन कौन सी विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी विचारधाराओं के लोग, जबकि जो मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया है आपके 2nd चैप्टर में। फिर हमने आगे डिस्कस किया आपका 7 यूनिट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था भारतीय संविधान का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने समझा कि इस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है, आखिरकार अपन इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फिर हमने आज जो पहला टॉपिक था आपके चैप्टर का जिसका नाम था प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना, हमने समझा कि आखिरकार प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के बारे में ब्रीफ इंट्रो हमने समझने की कोशिश की है। फिर प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लोकतांत्रिक, ये राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तमाम जो जितने भी वर्ड्स हैं उनको अपन ने डिटेल से समझने का प्रयास किया है। और फिर लास्ट में हमने देखा कि प्रस्तावना में
जिस दिन संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था, जो डेट थी 26 नवंबर 1949, उसका भी मेंशन किया गया है। तो ये तमाम चीजें अपन ने प्रस्तावना के बारे में डिस्कस की है। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को आज की डिस्कशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से अगली क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।